कौशाम्बी में 24 दिसंबर को सड़क हादसे में डॉक्टर जेके सिंह की मौत के मामले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मृतक डॉक्टर के परिजनों ने जमीनी विवाद में डॉक्टर की हत्या की बात कही और एक नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ कोखराज थाने में तहरीर दी। परिजनों की तहरीर के आधार पर कोखराज थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। 24 तारीख को दिन में एक एक्सीडेंट की घटना हुई थी जिसमें ट्रक का एक जाइलो से एक्सीडेंट हुआ था और इसमें 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई थी। कल जो मृतक डॉक्टर जेके सिंह थे उनके परिवार के लोगों ने एक तहरीर दी थाने पे और कहा कि एक शकील नाम का व्यक्ति जिससे उसका कुछ विवाद चल रहा था डॉक्टर का, उसके द्वारा ये जानबूझ के एक्सीडेंट कराया गया है एवं डॉक्टर की जानबूझ के हत्या कराई गई है। इसकी तहरीर दी गई। इस पे 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है शकील एवं कुछ अन्य लोगों के विरुद्ध और मामले की गहराई से विवेचना की जा रही है। हाथरस में 3 दिन से लापता युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक किंदौली गांव का रहने वाला था। मथुरा हाईवे थाना क्षेत्र गोवर्धन चौराहे पर मंगलवार को स्कूल जाते समय 11वीं की छात्रा को मनचलों ने गोली मार दी, जिसके बाद छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी युवक गिरफ्त से बाहर है। घटना के बाद पीड़ित परिवार में भय है। आरोपी छात्रा के घर के पास में ही रहता है। चलिए आपको मिलवाते हैं उन्नाव के उन युवाओं से जो एक अनोखा दान कर रहे हैं। उन्नाव में जय हो जय हो। सिक्का नहीं शिक्षा का दान, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और इस बदलते दौर में लोग भी बदल रहे हैं। खास तौर से वो लोग जो बढ़ चढ़ कर समाज को बदलने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिम्मेदारी देश को बदलने की, समाज को कुछ देने की। ऐसा ही है उन्नाव का एक ग्रुप भी। जय हो नाम के इस फ्रेंड ग्रुप की खूब सराहना हो रही है। इस ग्रुप ने सड़क पर भीख मांगने वाले और गंगा से सिक्का बीनने वाले बच्चों को शिक्षा दिलाने का बीड़ा उठाया है। जय हो ग्रुप इन बच्चों को शिक्षित बनाकर समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए एक सराहनीय प्रयास कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो बच्चे हैं, हम लोग अक्सर जब बाहर निकलते हैं भीख मांगते हैं तो हमको बड़ा देख के बुरा लगता था कि इतने छोटे बच्चे हैं और ये इस तरीके से भीख मांग रहे हैं। अगर ये लगा कि हमने अगर इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, इतना कुछ अर्जित किया है, तो उसमें से अगर इतने अपने बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे देंगे तो भले किसी न किसी तरीके से हम इस देश की सेवा कर रहे हैं। अगर बच्चों को शिक्षित कर दिया जाए तो ये जो सफाई अभियान है, गंगा सफाई और ये सब करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही गंदगी नहीं करेंगे। तो ये सब सोच थी, इसी वजह से हम लोग फिर इसमें बच्चों को शिक्षित करने में आए। अब जब इन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं मिला तो गंगा किनारे ही क्लास लगा दी। सुविधाओं का रोना नहीं रोया, किसी से शिकायत नहीं की। इन लोगों की इस पहल को बच्चों का भी खूब साथ मिल रहा है। अब ये बच्चे भी पढ़ लिख कर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। पहले पैसे ढूंढते थे। कहाँ पैसे ढूंढते थे? गंगा जी के अंदर। गंगा जी के अंदर? हाँ। फिर अब कैसा लग रहा है स्कूल में आए हो यहाँ? अब सही अच्छा लग रहा। अच्छा लगता है? हाँ। क्या मन करता है? अब कहता है यही पे पढ़े, अब वो सब छोड़ दे। वो सब छोड़ दें? हाँ। पैसा वैसा तो नहीं पड़ता बिल्कुल? हाँ। जय हो ग्रुप की इस पहल की जमकर सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि ये सच्चे महात्मा हैं जो देश के भविष्य को संवारने में लगे हैं। जो बच्चे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाने वाले लड़के, और हर जाके मलैया वाले अधिकतर है जो इनके पास घर नहीं है अच्छी तरीके से, वो आ करके यहाँ बच्चों को बुलाते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं, टॉफी बिस्कुट खिला करके उनको किसी तरीके पढ़ाया जा रहा। उम्मीद है कि जय हो ग्रुप की ये पहल पूरे देश में फैलेगी और लोग आगे आएंगे और तब लोग बच्चों के हाथों में चंद सिक्के नहीं बल्कि कलम थमाएंगे। बिना किसी वेतन, बिना किसी पूंजी के अपने देश को सुधारने के लिए इन फुटपाथ पर भीख मांगते बच्चों को उठाकर
गंगा के किनारे शिक्षा देने के लिए लाए हैं। नीरज द्विवेदी, ईटीवी न्यूज, उन्नाव। दरअसल हेगड़े ने सेक्युलर शब्द को हटाए जाने की बात कही थी, जिसके बाद यह विरोध हुआ। खैर, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने बुधवार को एक बार फिर एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया। एलओसी पर भारतीय कमांडोज की सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाई पाक सेना ने नौशेरा सेक्टर में भारी गोलीबारी की है। पाक ने यहां बाबा खोड़ी पोस्ट पर मोर्टार और भारी हथियारों से गोलीबारी की, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। सोनभद्र के घोरावल के एक ग्राम विकास अधिकारी का वीडियो वायरल होने से कर्मचारियों में हड़कंप है। वीडियो में ग्राम विकास अधिकारी 15,000 रुपए घूस लेते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में हैंडपंप से संबंधित कमीशन को लेकर किसी ग्राम प्रधान से बातचीत हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद घोरावल ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी ने उसे एक स्पष्टीकरण का पत्र जारी किया। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि सोशल मीडिया पर मामले की जांच की जा रही है और जांच आने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। लेकिन ये छोटी सारा चीज जाना था, पैसे के ऊपर सब कुछ ये जाना नहीं जानते थे। तो ये छोटी देखे छे बताई तो जवन बची तो ने कुछ आदमी कर सकला, न बची तो आदमी का कर सकला बताओ। अच्छा तो हम घरे से मांगे पैसा, घरे से मांगे बताओ आपने। अच्छा ये बताओ एकदम कन्फर्म बात, मतलब तू जोड़ी ले पूरा सामान तो बैठ के मतलब अभी कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। सोशल मीडिया पे चलने की खबर आई थी, तो अभी इनको नोटिस देकर पूछा जा रहा है। और जिस प्रधान जी के बारे में कहा जा रहा है कि प्रधान जी से सेक्रेटरी ने कुछ लेन देन किया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जांच के निष्कर्ष जो निकले उसके आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही लग रहा है, आवास ऐसा लग रहा है, तो उसका भी जांच कराया जाए। उस पंचायत में कितने हैंडपंप हैं, कितनी मरम्मत हुई है, उसमें कितना खर्च हुआ है, तो सारा ही जांच का बिंदु है, जांच में शामिल है। खबर औरैया से है। मंडी में धान खरीद में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की वजह से एक हफ्ते से औरैया मंडी में खरीद फरोख्त ठप है। आज फिर से मंडी की रौनक लौट आई। दुकानों पर किसान धान तौलने लगे। हालांकि मंडी खुली होने की जानकारी न होने की वजह से किसान कम आए। आड़तियों के आंदोलन की वजह से जिन किसानों का धान डंप था उन्होंने तौल शुरू कर दी। इससे किसानों के चेहरे खुश हैं। औरैया मंडी के आड़तियों और किसानों ने जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह पर लगभग 10 करोड़ रुपए का धान खरीद में घोटाले किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था, जिससे एक हफ्ते से धान खरीद बंद थी। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने दिल्ली के अय्याश बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के कारनामों पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी ने केंद्र और राज्य सरकारों से अचानक सुर्खियों में आने के बाद बड़े बड़े आश्रम खोलने और संदिग्ध गतिविधियों वाले बाबाओं व कथावाचकों की संपत्ति की जांच किए जाने व उनकी गतिविधियों पर नजर रखे जाने की मांग की है। बाबा न तो बाबा हैं, न उनको बाबा लिख देना चाहिए, या बाबा वो अपने आप बने, अलग बात है। वीरेंद्र देव दीक्षित एक आश्रम खोल रखा होगा। हमने आपसे पहले कहा कि ऐसे तमाम बहुत सारे आश्रम खोले जा रहे हैं जहाँ पे हमेशा यही काम होता है, और उनको सरकार जांच करे, उनको बंद कराए। जो परंपरा से नहीं है उनको बंद कराए। उधर उन्नाव में टॉर्च की रोशनी में आंख का ऑपरेशन करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच टीम की माने तो डॉक्टर नूतन श्रीवास्तव को ऑपरेशन करने के लिए औरैया में तैनात डॉक्टर के श्रीवास्तव ने अपना नाम छिपाकर ऑपरेशन कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ओम जगदम्बा सेवा समिति एनजीओ के तहत नवाबगंज सीएचसी में ऑपरेशन किए ही नहीं जाने चाहिए थे। कागजों पर ऑपरेशन होने की जगह हसनगंज तय थी। इस मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी जानी है, जिसमें सबसे अहम नाम के श्रीवास्तव का है और ये औरैया जिले के एसीएमओ पद पर तैनात हैं। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि ओम जगदम्बा सेवा समिति के श्रीवास्तव की पत्नी के नाम से संचालित है। इस एनजीओ को जिले में लगभग 4000 ऑपरेशन करने थे। वहीं इस पूरे मामले में नवाबगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर प्रभारी डॉक्टर के निलंबन का विरोध कर रहे हैं। प्रभारी डॉक्टरों का आरोप है कि उन्हें बिना सूचना दिए सीएमओ दफ्तर की मिली भगत से ऑपरेशन कर डाले गए। तो ईटीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिस तरीके से आंखों का ऑपरेशन हुआ, और सवाल ये हुए कि आखिर कैसे किया जा सकता है। सीएचसी की हम बात कर रहे थे, वहां पर सुविधाएं नहीं थी, मरीजों को फर्श पर ही लेटा दिया गया था। टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया गया। अगर किसी की आंखों की रोशनी चली जाती तो जिम्मेदारी कौन लेता। खैर, नए खुलासे इसमें हो रहे हैं। अब देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई होती है। सीएचसी मियागंज में कैंप लगा, लेकिन फिर भी क्यों उसकी जो सर्जरी है वो सीएचसी नवाबगंज में आके की गई, जो काफ़ी दूर है मियागंज से। और सीएचसी नवाबगंज जो है वो आईओएल सेंटर के मानकों को भी पूरा
नहीं करता है, ऐसा सीएमओ ऑफिस द्वारा बताया गया है, तो वहाँ पे नहीं सर्जरीज होनी चाहिए थी। तो जिस डॉक्टर को इन ऑपरेशंस के लिए अनुमति दी गई थी इस ओम जगदम्बा सेवा समिति के माध्यम से, वो कानपुर के एक डॉक्टर नूतन सक्सेना है। और ऐसा प्रथम दृष्टिया संज्ञान में आ रहा है कि जिस डॉक्टर की वो वीडियो है जिनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि सर्जरीज वास्तविक में की जा रही थी, वो डॉक्टर नूतन सक्सेना शायद नहीं है। तो उनकी वास्तविक क्या पहचान है और वो कहाँ के हैं और उनका इस पूरी समिति से और इस पूरी एनजीओ से क्या संबंध है, इसके बारे में भी जांच विस्तृत की जा रही है। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां एक होमगार्ड को जमीनी रंजिश की वजह से ईंट और लाठी डंडों से पीट कर मार दिया गया। परिजनों का आरोप है कि गांव के ही राजू मौर्य और वीरेंद्र ने अपने परिजनों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। कुछ दिन पहले भी दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी, जिसे पुलिस ने गंभीरता से न लेकर मामला रफा दफा कर दिया था। पुलिस अब मामला दर्ज कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। पीठ से सिर में चोट पहुंचा करके हत्या की गई है। प्रकरण के बारे में जानकारी हुई कि 11:30 बजे घर से निकले थे ड्यूटी के लिए, किसी ने वार किया, थोड़ी दूर पर उनकी मोटरसाइकिल गिरी हुई है। पारिवारिक रंजिश विवाद पहले से रहा है, थाने ने हस्तक्षेप किया था। विवाद तो मामूली था, 3 दिन नामजदगी हुई है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। अभियोग पंजीकृत हो रहा है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए। जनवरी 2018 में गाजियाबाद को मिलने जा रही एलिवेटेड रोड अब तक दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता था, लेकिन एलिवेटेड रोड शुरू होने के बाद अब आपको घंटों जाम में नहीं रहना पड़ेगा। ये एलिवेटेड रोड 11 किलोमीटर लंबी है। 15 जनवरी 2018 के आसपास इस रोड को लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि अभी थोड़ा काम बाकी है। वहीं जहां एक ओर प्रशासन ने सौगात गाजियाबाद की जनता को दी है, वहीं दूसरी तरफ कई स्कूलों के तकरीबन 3,500 बच्चे इस रोड पर पेंटिंग के जरिए कई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। 11 किलोमीटर 10-10.5 किलोमीटर लंबी ये रोड है और बिल्कुल बनकर तैयार है। लगभग 15-20 दिन का काम और बाकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनवरी के अंत तक ये सिटीजन्स के लिए चालू हो जाएगी। रोड तैयार है, एक केवल पोल शिफ्टिंग का काम है जो अगले 15 दिन में हो जाएगा, तो उसके बाद रोड किसी भी समय खोल दी जाएगी। जनवरी 2018 में गाजियाबाद निवासियों को मिलने वाली है सौगात मिलेगी इसी एलिवेटेड रोड की, जहां फिलहाल हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं तकरीबन 11 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड रोड है। हिंडन नदी से ऊपर होकर जा रहा है, जो यहाँ पास ही हज हाउस बना है उससे होकर ये जा रहा है। इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा, इन सभी के ऊपर से होकर ये एलिवेटेड रोड जा रहा है। तकरीबन 11 किलोमीटर ये रोड है। दिल्ली बॉर्डर से शुरू होकर और सीधा राजनगर एक्सटेंशन पर ये रोड खत्म होगा। रोजाना रोजगार के लिए और अपने अन्य कामों के लिए गाजियाबाद से जनता दिल्ली जाती है, जिसके लिए उन्हें हमेशा रोड से जाना होता था, जिसमें घंटों उन्हें जाम से भी 2-4 होना पड़ता था। लेकिन इस एलिवेटेड रोड के बनने के बाद उनकी जो जाम की समस्याएं हैं वो जल्द ही निस्तारित होने वाली हैं। जनवरी में बताया जा रहा है कि जनवरी 15 के बाद इसका शिलान्यास भी कराया जाएगा। बात चल रही है कि इसमें मुख्यमंत्री जी को बुलाया जाए या प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए। वहीं अगर बात की जाए, गाजियाबाद जिला प्रशासन इस ओर भी लगा हुआ है। जो गाजियाबाद के डीएम है और कार्यवाहक जीडीए वीसी भी हैं, उनके मुताबिक इस पर एलिवेटेड रोड पर टोल लगाने की बात भी की जा रही है, जिसका प्रस्ताव भी रखा जाएगा इस बार की बैठक में। अगर वो प्रस्ताव पारित होता है तो इस एलिवेटेड रोड पर टोल भी लगाया जाएगा। आने वाले समय में इस रोड से रोजाना लाखों वाहन सरपट दौड़ा करेंगे और जो घंटों का सफर था वो सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनटों का रह जाएगा। अब देखना यह होगा कि आगामी जनवरी में कब तक आम आदमी को इस पुल की सौगात मिल पाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, ईटीवी न्यूज, गाजियाबाद। उधर आगरा में एसिड मेडिकल कॉलेज के 50% डॉक्टर छुट्टी पर चले गए हैं। 2000 से अधिक मरीज हर दिन ओपीडी में आ रहे हैं, लेकिन सीनियर डॉक्टरों की छुट्टी पर होने की वजह से संविदा डॉक्टरों पर दबाव बढ़ गया है। सीएमएस ने डॉक्टरों की छुट्टी पर जाने की बात स्वीकार की है। 3% लोग हमारे जो टोटल स्टाफ के हैं फैकल्टी के, वो छुट्टी पे होंगे। जो परमानेंट हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो 1 साल से ऊपर की सर्विस थे, केवल उन्हीं को ये छुट्टियां मान्य होती हैं। 1 साल से ऊपर सर्विस हो गई है
ना तो ये छुट्टियां हमारे यहाँ जो उस पर संविदा पे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उनको छुट्टियां मान्य नहीं है। और दूसरा ये कि वो हमने ये जो छुट्टियां हैं, जो 15 दिन की छुट्टियां हैं, 1 महीने की छुट्टी है, उसको हमने 15-15 दिन करके 2 में डिवाइड कर रखा है। तो आधे में आधा स्टाफ छुट्टी पे रहेगा, आधे में दूसरा आधा स्टाफ छुट्टी पे रहेगा। इसलिए विभागीय कार्य कोई सफर नहीं करता है। और ये थोड़ा सा हमारा वैकेशन डिपार्टमेंट होता है, ये बिल्कुल आवश्यक होता है कि ये हम छुट्टियां उनको प्रदान करें। सर्दियों की छुट्टियां आ गई हैं तो एसएन मेडिकल कॉलेज के आधे से ज़्यादा सीनियर डॉक्टर्स सैर पर निकल गए हैं, जबकि ओपीडी में मरीजों की भरमार है। सर्दियों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, अस्थमा के मरीज बढ़ जाते हैं और हार्ट के मरीज भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में यहाँ के डॉक्टरों का छुट्टी पर जाना एक बड़ा सवाल व्यवस्था पर खड़ा करता है। आधे डॉक्टर अभी छुट्टी पर गए हैं, इसके बाद 5 जनवरी के बाद दूसरी शिफ्ट लगेगी छुट्टी की, तो उसमें शेष बचे हुए डॉक्टर छुट्टी पर निकल जाएंगे। अब इन स्थितियों पर सीएमएस का कहना है कि काम ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन हकीकत तो ये है कि मरीजों के ऑपरेशन भी टल रहे हैं और मरीजों को देखने वाले डॉक्टरों की संख्या में भी कमी आई है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, ईटीवी न्यूज, आगरा। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में 58 साल के दिल के मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक जिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर की निगरानी में मरीज का इलाज चल रहा था वो अस्पताल में नहीं बल्कि छुट्टी पर थे। परिजनों ने बताया कि मरीज इलाज के लिए चलकर अस्पताल आया था। कोई भी डिसीजन नहीं लिया हमारे से, कोई भी डिसीजन नहीं लिया। ऑपरेशन कर दिया इनका और उसने कहते हैं स्टेंट डाल दिया, स्टेंट डाल दिया तो हमारे से बाईपास सर्जरी के लिए कह रहे हो। न कोई इसका जिस डॉक्टर के नाम से एडमिट करवाया था वो डॉक्टर ही नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है वो। जब हमने बोला कि एक्चुअल में क्या है, एक बार नवीन भामरी सर को ओटी से बुला लो और हमारी बात करा दो, तो जब हम बार बार नवीन भामरी बोलने लगे तो उन्होंने यही बोला, बहुत दबी आवाज में बोला कि डॉक्टर नवीन भामरी तो छुट्टी पर है। और हम सब शॉक थे कि जिस डॉक्टर के अंडर हम पूरा केस करवा रहे हैं, हम हॉस्पिटल पे बिलीव कर रहे हैं कि इतना बड़ा डीएम कार्डियो एचओडी ट्रीटमेंट कर रहा है, एक्चुअल में वो वहां पर थे ही नहीं। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश छोटे को गोली लगी है। 2 बदमाश मौके से फरार। लोनी थाना क्षेत्र का ये मामला है। बड़ी खबर गाजियाबाद से। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1 को गोली लगी है। तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं ईटीवी की स्क्रीन पर। बड़ी खबर गाजियाबाद से। 2 बदमाश जो है वो मौके से फरार हो गए। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश छोटे को गोली लगी। 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। लोनी थाना क्षेत्र का ये मामला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में एपी फाइबर ग्रिड प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रपति ने यहां आयोजित भव्य समारोह में एपी फाइबर ग्रिड एपी सर्विलेंस ड्रोन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर एपी के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रपति को शॉल और दुर्गा मां की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। राष्ट्रपति कोविंद इस वक्त अमरावती में दक्षिण भारत के अपने शीतकालीन प्रवास पर। एक शातिर चोर और उसकी चोरी करने का शातिर अंदाज ऐसा कि 2 जनपदों की पुलिस चोर के शातिर अंदाज को देखकर सदमे में है और शातिर चोर अपना अंदाज दिखाकर वहीं उसी तरीके से चोरी कर रहा है और गुम हो चुका है। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। ना जेवरात की चोरी, ना कैश की चोरी, इस चोर को है टीवी से प्यार। हो जाइए होशियार, क्योंकि शहर शहर घूम रहा है टीवी चोर। एक अनोखा चोर जिसने कई राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर रखा है। इस चोर की चोरी करने वाली चीज और तरीका दोनों थोड़ा हटकर है। मुरादाबाद जनपद के मझोला थाना क्षेत्र स्थित होटल माहेश्वरी में ये चोर कमरा लेने पहुंचे। इस शख्स ने खुद को एक प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी बताया और खुद की पहचान मेरठ निवासी रमन के रूप में की। होटल में आए इस शख्स का होटल स्टाफ ने भी अतिथि देवो भव की तर्ज पर स्वागत किया। और फिर क्या हुआ जरा सुनिए। मेरे गेस्ट आ रहे हैं कंपनी के, 4 रूम और चाहिए। हमने रूम चेकआउट हो जाएगा तो आपको बता देंगे। रूम चेकआउट हो गया, उन्होंने 4 रूम चाहिए, उन्हें पेमेंट इतना जमा करा दीजिए। उसने वो हमें
रूम का पेमेंट दे दिया, हमने रूम जमा दे दिए। तो 11:30-12 बजे उन्होंने कहा कि मेरे गेस्ट थोड़ी देर सवेर आएंगे, आप हमें चाबी दे दीजिए। लड़कों ने कहा नहीं, जब गेस्ट आएंगे चाबी हम आपको जल्दी देंगे, ID प्रूफ देंगे। मैंने मैं आपको रूम, उसने चाबी दे दी और रात को 2 बजे 3 बजे के बीच में उसने एक एक रूम खोल के 5 LED निकाल लिए। एक रूम में तो 4 नंबर बताई, जो रूम उसने ऑक्यूपाई करे थे वो रूम, और 3:15-16 में वो अपना यहाँ से निकल गया। और वो 1 नंबर के रूम के पर्दे कर्टन फाड़ के कैंची से काट के उसमें बांध के ले गया। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई तो रमन गुप्ता नाम की ID दिखाने वाले इस शख्स के कई किस्से सामने आए। मेरठ SOG और मुरादाबाद पुलिस मिलकर इस शख्स को तलाश कर रही है, लेकिन इसका कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया। ऐश होटल है जो मझौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे 27 तारीख को मई में 27 मई को एक रमन गुप्ता नाम का व्यक्ति आता है, अपनी वोटर ID कार्ड दिखाता है और वहाँ एक रूम बुक करता है। रूम में जाता है तो करीब 2:15 बजे जब वो वापस निकल जाता है तो होटल के मालिक चेक करते हैं और वो पाते हैं कि उनके 5 कमरों के LED टीवियाँ गायब हैं। और उसके बाद FIR दर्ज कराते हैं। बताया जाता है कि उस लड़के का रिहायशी मेरठ में है, कंकर खेड़ा में, और उसकी धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। मझौला पुलिस को भी इसके लिए निर्देश दे दिए गए। नहीं, इस बारे में होटल मालिक को पता नहीं चला है, क्योंकि बस उनको ये मालूम चला जब 3:15 बजे वो होटल से निकल गया है और उन्होंने एक बार चेक किया उस कमरे को तो उनके 5 LED टीवी गायब पाए। इस शातिर से होटल मालिकों और पुलिस के साथ और एक शख्स है जो परेशान है, वो है मेरठ निवासी रमन गुप्ता। कई केस हो चुके हैं सर। वो होटलों में जाता है, कमरे बुक करता है और कमरे बुक करने के बाद वो पहले तो ये जितनी बार भी केस खुला है उसमें यही बताते हैं वो होटल वाले कि पहले वो खुद अकेले एक सिंगल रूम लेता है, कभी बोलता है कि थोड़ी देर बाद कभी बोलता है कि मेरे साथ के लोग आ रहे हैं या मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, मेरे साथ के मतलब जो मेरे गेस्ट हैं वो आ रहे हैं। इस तरीके से वो 8-10 कमरे बुक कर लेता है और रात में चोरी करके LEDयाँ चोरी करता है। सबके जो मेन चोरी आई है वो LED चोरी आई है। सर वोटर ID कार्ड है मेरे पास, वोटर ID कार्ड है मेरे पास, जो कि वो उन्होंने होटल वाले देख के जाते हैं हमें। इस पे नाम पता तो सब मेरे हस्बैंड का है और फोटो उस चोर का है, जिससे वो पकड़ा तो जाता नहीं है क्योंकि नाम पता किसी के पास नहीं है, उसका नाम पता सब हमारा है। पुलिस हमारे पास आती है, हमें परेशान करती है। वो तो ये बोलते हैं कि आपके पास बाहर की पुलिस आती है तो आप हमारे पास लाइए, हमसे कहिए। सर कितनी बार कहें। पुलिस अफसरों का कहना है कि पीड़ित परिवार को देखते हुए हम लोगों ने दूसरे प्रदेशों की पुलिस से भी निष्पक्ष जांच की बात कही है। इस संबंध में उन्होंने सूचना दी थी, जिसके संबंध में यहाँ से पूरी तरह से निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है, मदद की जा रही है और संबंधित राज्यों को भी इसके संबंध में अवगत कराया गया है कि इनका ID कार्ड खोया था और उसके संबंध में थाने पर अभिलेखीकरण मौजूद है। दूसरा ये भी कि वो जो चोर हैं इनके ID कार्ड से फर्जी ID कार्ड बनाया हुआ है, तो उसको लेकर कोई कार्रवाई यहाँ इनकी मदद नहीं। अब ये तो चूंकि पहले से ऑलरेडी GD एंट्री है संबंधित थाने में और वहाँ पे जो जांच हुई है पहले उसको देख लिया जाएगा, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। टीवी चुराने वाला ये चोर चोरी करके तो फरार हो जाता है, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है एक बेकसूर परिवार को। अब देखना ये है कि पुलिस इस चोर को कब पकड़ पाती है और कब पीड़ित परिवार को राहत मिलती है। हरीश शर्मा, ETV न्यूज, मेरठ। और अब बात पॉजिटिव इंडिया की करेंगे। वाराणसी में व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने साल 2017 को व्यापारियों के लिए सकारात्मक बदलाव का साल बताया। दो 2017 में अगर खराब नहीं रहा तो अच्छा बहुत रहा, और ये बात की एक सीख मिली कि अब व्यापार नगद होने लगा। लोग चेक द्वारा, RTGS द्वारा, PTM द्वारा लोगों को माल खरीदने लगे। जो व्यापारियों के उधार बहुत दिन फंसे रहते थे, अब वो उधार कम दिन फंसने लगे और हर आदमी के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई
और क्वालिटी प्रोडक्ट और मल्टीनेशनल कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने की एक चीज़ मिली। और सबसे बड़ी चीज़ ये मिली कि हमारी सरकार ने इतनी ज़्यादा योजनाएं दी हैं कि आज हम व्यापार को जिस गति से भी चाहें, कम पैसा होने के बावजूद सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए, सब्सिडी का लाभ लेते हुए अपने आप को बड़ी बड़ी कंपनियों के टक्कर में हम अपने आप को खड़ा कर सकते हैं।